नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट कोचिंग क्लासेस में। आपको आज हम एक बार फिर से जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अंग्रेज जो थे बंगाल में बक्सर और प्लासी जीत चुके थे और उसी के बाद में वो अपना प्रशासन भारत में शुरू करेंगे और अपने प्रशासन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसी के माध्यम से अंग्रेजों को एक जब बक्सर का युद्ध हो जाएगा तो बक्सर के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम से इलाहाबाद की संधि किया था। उस इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों ने जो सम्राट शाह आलम से संधि किया था, उस संधि के तहत ये था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली थी। कहने का मतलब हो रहा है कि जब इलाहाबाद की संधि हुई, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में इलाहाबाद की संधि। इसके दो पहलू थे। एक पहलू वो था जो नवाब शुजाउद्दौला से संधि हुआ और दूसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुआ। मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया, दीवानी प्राप्त हुई। और शुजाउद्दौला ने क्या किया कि इलाहाबाद और कड़ा के जिले सम्राट शाह आलम को देना पड़ा। मुगल सम्राट शाह आलम को देना पड़ा। निश्चित रूप से ये संधि जो थी अंग्रेजों को भारत में एक कलेक्टर के रूप में स्थापित करने में मदद किया, मतलब राजस्व को इकट्ठा करने में अंग्रेजों को मदद किया। और कंपनी जो थी उसका उद्देश्य ही था कि अधिक से अधिक कर की व्यवस्था करके अपने व्यापार को बढ़ाना। मतलब किसी भी प्रकार से कंपनी भारत में अपने व्यापार को बढ़ाकर अधिक से अधिक राजस्व इकट्ठा करना चाहती थी और अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हो गए। बात यह थी कि हमारे देश के जो सम्राट हुआ करते थे, मुगल सम्राट, उस समय इतने योग्य नहीं थे, सक्षम नहीं थे कि अंग्रेजों से एक नेतृत्व प्रदान करते हुए अपने भारतीय शासकों के माध्यम से उनको हरा सकें, पराजित कर सकें। खैर कि 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को वो चीज़ें मिल गई जो चाहते थे और इस प्रकार से इलाहाबाद की संधि होती है। इस इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान हो गई। एक तरह से उनको भारत में प्रशासन करने का एक अवसर मिलने की शुरुआत हो जाती है। अंग्रेजों को जब बक्सर का युद्ध जीत जाते हैं और बंगाल में एक बार फिर से मीर जाफर को वहाँ का नवाब बना देंगे। उसके बाद मीर जाफर की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद इसके बेटे का शासन आएगा और इस प्रकार से बंगाल में अंग्रेजों ने दैध शासन की शुरुआत की। बंगाल में दैध शासन की शुरुआत जो किया वो भारतीय बंगाल के इतिहास में, भारत में बंगाल के इतिहास में एक बहुत ही ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि एक तरह से वो सिर्फ दिखावा मत था। बंगाल में दैध शासन का मतलब ये था कि अंग्रेजों ने भारतीय शासकों के माध्यम से प्रशासन शुरू में करने का शुरुआत करेंगे। कारण स्वाभाविक था कि उनके पास में इतने प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं थे। उनके लिए तत्काल तौर पे बंगाल का शासन अपने हाथ में कर ले लेते तो निश्चित तौर पे बंगाल की जनता भी अंग्रेजों के खिलाफ में विद्रोह कर देती है।
तो निश्चित तौर पे जब बक्सर का युद्ध हो जाएगा तो बंगाल का पहला जो गवर्नर बनेगा जिसका नाम है लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव ने ही बंगाल में दैध शासन की शुरुआत किया। तो हम ये कह सकते हैं इसके दो पहलू देख सकते हैं। एक तो वो होगा कि दैध शासन के जनक कौन होगा, दैध शासन का जनक लियोनल कार्टिस, लियोनल कार्टिस होगा। मतलब इस कॉन्सेप्ट को देगा, दैध शासन का जो कॉन्सेप्ट होगा लियोनल कार्टिस ने दिया था। बट बंगाल में जो शुरुआत करेगा, बंगाल में लागू किसने किया था, तो बंगाल में इसको लागू किया था लॉर्ड क्लाइव, क्लाइव द्वारा लागू। और ये भारत के इतिहास में, भारत के बंगाल के इतिहास में 1765 से लेकर 1772 के बीच में चलेगा, यानी का इसका जो अवधि होगी। इस दरमियान में अंग्रेजों ने बंगाल को इतना आर्थिक दृष्टि से क्षति पहुंचाया, इतना ज़्यादा नुकसान किया कि एक समय जो बंगाल अपने अनाज के उत्पादन के मामले में, धन धान्य के मामले में संपन्न था, जिसके दम पर अंग्रेज भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे, वही बंगाल आज एक बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजों ने इस दरमियान में बंगाल को इतना लूटा कि बंगाल में अकाल का जो दौर स्टार्ट होगा वो देश की स्वतंत्रता तक चलता रहेगा। खैर, फिलहाल हम समझते हैं कि बंगाल में दैध शासन, दैध शासन का मतलब क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। कहने का तात्पर्य यह हो रहा है कि बंगाल में जो दैध शासन लागू किया जाएगा, तो बंगाल में दैध शासन लागू करने का मतलब उससे हम समझ लेते हैं कि दैध शासन में दो पहलू होगा। एक तो होगा निजामत और दूसरा होगा दीवानी। देखिए भाई, दीवानी का मतलब होता है कि आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि टैक्स को संग्रह करने वाला या टैक्स या कर को वसूलने वाला जो सिस्टम है, राजस्व को इकट्ठा करने वाला सिस्टम होता है, उसी को हम बोलते हैं दीवानी। और निजामत का मतलब हो रहा है कि कानून व्यवस्था को लागू करना। दीवानी का तात्पर्य हो रहा है कर का संग्रह करना, कर संग्रह करना। और निजामत का मतलब होता है कि कानून व्यवस्था को लागू करना, कहने का तात्पर्य ये हो रहा है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की अंग्रेजों को जो दीवानी मिली थी, उस दीवानी का इन्होंने फायदा उठाया। देखिए, स्वाभाविक भी था कि अब बंगाल एक तरह से भारतीयों के द्वारा जो शासित था, जो इसको कह सकते हैं कि शासन जो चला रहे थे, मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त जो सूबेदार हुआ करते थे, उनके माध्यम से शासन चला था। चूंकि वो अंग्रेजों ने बंगाल के स्थिति को अपने हाथ में लिया, जब वो बक्सर के युद्ध हो जाएगा, तो बक्सर के युद्ध के बाद में होगा कि जब इलाहाबाद की संधि होगा, फिर सम्राट शालम के साथ में एक तरह से जैसे संधि होगी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलेगी, तो दीवानी के माध्यम से अंग्रेज उस बंगाल को एक तरह से अपने कब्जे में करेंगे, और कब्जे में करके वहाँ का जो कर व्यवस्था है उसको अपने अनुसार चलाने का प्रयास करेंगे। वहाँ से अधिक कर संग्रह करेंगे, संग्रह करके उसका कुछ हिस्सा बंगाल में जो नवाब था, उस नवाब को कानून व्यवस्था को चलाने के लिए देते रहते थे। कहने का मतलब वो बंगाल में अंग्रेजों ने अधिक से अधिक राजस्व को इकट्ठा किया, और अधिक से अधिक राजस्व को इकट्ठा करके इस तरह से भारत के जो किसान थे, उन किसानों को खेती करने के लिए एक तरह से मजबूर किया। मजबूर करने का दुष्परिणाम होगा कि जो उपज होती थी, वो उपज धीरे धीरे घटती चली जाएगी। एक समय ऐसा भी आएगा कि बंगाल में अकाल का शुरुआत हो जाएगा। तो खैर, कि दीवानी का मतलब हो रहा है कि अंग्रेजों ने जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बात आई थी, तो बंगाल और उड़ीसा में उन्होंने दो चीजें किया था। डायरेक्ट तो नहीं वसूला, अंग्रेज कर को वसूलने के लिए डायरेक्ट भारतीय प्रजा के बीच में नहीं जाते थे। एक तो उनको डर था कहीं ऐसा नहीं कि प्रजा विद्रोह कर दे, दूसरा ये भी सत्य था कि उनके पास में अधिकारियों की कमी थी या टैक्स को वसूल करने वाले लोगों की कमी। इस कारण से उन्होंने क्या किया कि बंगाल में
और बिहार में 2 उप दीवान नियुक्त किया, बंगाल में और बिहार में। बिहार में इन्होंने, बंगाल चूंकि हिंदू मुस्लिम वाला था तो वहां पर मोहम्मद रजा खां को नियुक्त करेंगे, रजा खां को, और बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त करेंगे, राजा सिताब राय। तो इन दोनों को नियुक्त करके कर संग्रह की शुरुआत करेंगे। तो बंगाल में उप दीवान मोहम्मद रजा खान, जिनको हम उप दीवान कह सकते हैं, उप दीवान है, और यहाँ पर राजा सिताब राय उप दीवान के रूप में इनको यहाँ पर नियुक्त किया। तो अब आपको समझ में होंगे कि टैक्स की वसूली करने की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने खुद अपने हाथ में लिया। लाइन एंड ऑर्डर या कानून व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब के कंधे पर डाला गया। इसी को बोलते बंगाल में दैर्घ्य शासन या बंगाल का दैर्घ्य शासन। निश्चित तौर पर अंग्रेजों ने अपने इस टैक्स व्यवस्था को वसूलने के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था किया, और इस बेहतर से बेहतर व्यवस्था के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि बंगाल की स्थिति एकदम आर्थिक दृष्टि से खराब हो गई, और इस प्रकार से बंगाल 1765 से लेकर 1772 के बीच में चलेगा, और इस प्रकार से बंगाल की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। जब लॉर्ड क्लाइव वापस चला जाएगा और उसके स्थान पर जब वारेन हेस्टिंग आएगा, आपको देखेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आएगा। ध्यान दीजिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आएगा, ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है, वारेन हेस्टिंग है। और चूंकि इस व्यवस्था को समझ रहा था और इस कारण से आते ही सबसे पहले क्या करेगा कि इस बंगाल की आर्थिक स्थिति को जो खराब किया, उस स्थिति को खराब करने से रोकने के लिए बंगाल में दैर्घ्य शासन का अंत किया। बंगाल में दैर्घ्य शासन का अंत किया, शासन का अंत किया। निश्चित तौर पे वारेन हेस्टिंग एक बेहतर काम किया कि बंगाल में जो किसानों की स्थिति खराब हो रही थी और खराब होने की स्थिति को रोकने का प्रयास किया। बंगाल में दैर्घ्य शासन का अंत कर दिया, और उसमें वारेन हेस्टिंग क्या करेगा कि राजस्व व्यवस्था को ठीक करने के लिए, राजस्व व्यवस्था को ठीक करने के लिए इस्तमारी बंदोबस्त शुरू किया, इस्तमारी बंदोबस्त शुरू किया, इस्तमारी बंदोबस्त। जो 1 वर्षीय था, मतलब प्रत्येक वर्ष उस भूराजस्व की दर को निर्धारित किया जाता था। इस्तमारी बंदोबस्त, इसको जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया भी गया है। तो राजस्व व्यवस्था को ठीक करने के लिए वारेन हेस्टिंग ने इस्तमारी बंदोबस्त की शुरुआत की। निश्चित तौर पर बंगाल की स्थिति को मजबूत करने में वारेन हेस्टिंग का बहुत बड़ा योगदान होगा। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि बंगाल में जो गवर्नर आए थे, उन गवर्नरों के बारे में थोड़ा सा एक देख लेते हैं। तो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में बंगाल के जो गवर्नर बने हैं, बंगाल के गवर्नर, उन बंगाल के गवर्नर में कौन कौन होगा? सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव होगा, लॉर्ड क्लाइव के बाद में हालबेल होगा, हालबेल, हालबेल होगा। हालबेल के बाद में एक नाम वेंसिटार्ड का होगा, वेंसिटार्ड, वेंसिटार्ड के बाद में फिर लॉर्ड क्लाइव आएगा, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव के बाद में हम देखेंगे वेरेलस्ट, वेरेलस्ट, वेरेलस्ट के बाद में कार्टियर का नाम आएगा, कार्टियर,
और कार्टियर के बाद में आएगा वारेन हेस्टिंग। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव वहां का गवर्नर बनेगा, लॉर्ड क्लाइव के बाद हालवेल बनेगा, हालवेल के बाद वेंसीटार्ड बनेगा, वेंसीटार्ड के बाद लॉर्ड क्लाइव बनेगा, लॉर्ड क्लाइव के बाद में वेरेनस्ट बनेगा, वेरेनस्ट के बाद कार्टियर आएगा, कार्टियर के बाद में बंगाल का गवर्नर जो बनेगा वो वारेन हेस्टिंग बनेगा। हम ये कह सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग के बारे में स्टेटमेंट हम ये देख सकते हैं कि ये बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा, बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी होगा, प्रथम गवर्नर जनरल होगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर है और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। कहने मतलब यहीं से बंगाल में अंग्रेज एक अपनी स्थिति को काफी मजबूत स्थिति में ले जाएंगे और मजबूत स्थिति में ले जाकर के अपने प्रशासन को बेहतर करने का प्रयास करें। लेकिन एक और यहाँ पर आपके सामने घटना होगी कि जैसे वारेन हेस्टिंग आएगा तो वारेन हेस्टिंग जब बंगाल का गवर्नर बना होगा तो उसी समय कंपनी की स्थिति आपके देश में बहुत खराब हो जाएगी। कंपनी की स्थिति खराब होने का आर्थिक रूप से इतनी खराब हो जाएगी कि कंपनी को खुद अपने गृह मतलब इंग्लैंड से कर्ज लेने की बात आएगी और कर्ज लेने के लिए वहाँ की जो कंपनी ब्रिटिश संसद से कर्ज मांगेगी तो वहाँ की जो संसद है घबरा जाती है एक तरह से। उसका कहने का तात्पर्य एक था कि भारत जैसा एक आर्थिक रूप से इतना संपन्न देश उसके बावजूद कंपनी वहाँ पे घाटे में कैसे चली गई। तो यदि कंपनी जब ब्रिटिश संसद से कर्ज तो मांगेगी और कर्ज उसको मिलेगा भी, बट उसके साथ साथ क्या करेगा कि कंपनी की आर्थिक स्थिति को ब्रिटिश संसद के द्वारा जांच की जाएगी और जांच करने के बाद में कंपनी को कर्ज तो मिलेगा लेकिन कंपनी के ऊपर एक रेगुलेशन ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित होकर के भारत भेजा जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं जो 1772 में आएगा, 1772 में आएगा। रेगुलेटिंग एक्ट का सीधा से मतलब था कि कंपनी को शासित करना ताकि कंपनी भविष्य में फिर से भ्रष्टाचार जैसे स्थिति में न जुटे और कंपनी को एक तरह से बताना, इस एक्ट में बताया गया कि कंपनी को क्या करना है और क्या नहीं करना है ताकि इसकी स्थिति में किसी भी प्रकार के भविष्य में फिर चल करके आर्थिक स्थिति उत्पन्न ना होने पाए या उसकी आर्थिक स्थिति खराब ना होने पाए। निश्चित तौर पर भारत के इतिहास में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार एक लिखित तौर पे विधान आया। भारत के आप यूं कह सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित विधान है। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा विधान था कि भारत के कुछ बंगाल में जितने भी लोग थे, बंगाल के जितने भी निवासी थे, अंग्रेजों की का शासन जहाँ तक चल रहा था उस प्रजा के ऊपर एक समान रूप से लागू था। हम इसलिए कह रहे हैं एक समान रूप से क्योंकि इसी के बाद में हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जिसमें किसी वर्ग को छूट थी या किसी वर्ग को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे। आप पीछे जाएंगे तो अब मुगलों के शासनकाल में आप देखेंगे हिंदुओं के लिए अलग रूल था, मुसलमानों के लिए अलग रूल था और उसके पहले प्राचीन भारत के इतिहास में जाएंगे तो प्राचीन भारत में आप विशेष रूप से जब मौर्योत्तर काल शुरू हो जाएगा उसके बाद गुप्तोत्तर काल आएगा तो विशेष रूप से उसके बाद वैदिक काल में देखेंगे कि वेदों के माध्यम से या यूं कह सकते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में आप ये देख सकते हैं या गुप्त शासन काल का जो शासन करने का आधार था याज्ञवल्क्य स्मृति थी हुआ करती थी। याज्ञवल्क्य स्मृति के माध्यम से वो पूरे गुप्तों ने अपना शासन चला था और आप देखेंगे उसमें किसी वर्ग विशेष को बहुत ज्यादा दंड दे दिया जाता था, किसी वर्ग विशेष को छूट भी इतनी छूट थी कि वो कुछ भी करे बट उसको सजा कुछ भी नहीं मिल सकती थी। आप लोग देखेंगे
कि इसके कारण से क्या होगा कि इस विधान ने भारत में एक सामान्य स्थिति को लागू किया। हम ये कह सकते हैं कि भारत में संविधान लिखने की तो हम नहीं कह सकते, बट भारत में एक विधान की शुरुआत होगी। मतलब ये कानून भारत में अंग्रेजों ने जो लागू करने का प्रयास करेंगे, भारत की सभी प्रजा को एक समान रूप से शासित करेंगे, उसमें किसी वर्ग विशेष को छूट नहीं थी या किसी वर्ग विशेष को दंडित करने का प्रयास नहीं किया गया था। इस प्रकार से देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसमें दो चीजें होगा कि पहला तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट होगा बंगाल का गवर्नर क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। निश्चित तौर पे रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में प्रशासनिक पद में भी परिवर्तन आया। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना और इस प्रकार से वारेन हेस्टिंग जो बंगाल का गवर्नर था अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया। निश्चित तौर पे आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे आगे इसके माध्यम से अंग्रेज बढ़ेंगे और अपनी स्थिति को वो मजबूत करते जाएंगे और अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए अपने प्रशासन को भारत में इतनी बेहतर ढंग से प्रयास करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि आर्थिक दृष्टि से हम अंग्रेजों ने हमारे देश में काफी हद तक हानि भी पहुंचाया है और इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रशासन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो लाइक हुई हो तो जरूर पसंद कीजिएगा।